नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के जंगलों और वहां रहने वाले जानवरों की। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये बेशकीमती विरासत कितनी विशाल है, इस पर आज क्या खतरे मंडरा रहे हैं और इसे बचाने के लिए हमारे पास उम्मीद की कौन सी किरणें बाकी हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम भारत की विशाल वन संपदा को समझेंगे। फिर हम उस संकट पर नजर डालेंगे जिसका ये सामना कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार ने इसे बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो लोगों की अपनी शक्ति से खड़ा हुआ। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत के ये जंगल और वन्यजीव इतने खास क्यों हैं? इनका मूल्य क्या है? जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 8%। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जानवरों और पेड़ पौधों की जितनी भी प्रजातियां मौजूद हैं, उनमें से करीब 8% अकेले भारत में मिलती हैं। ये एक छोटा सा आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनाता है, जब बात पर्यावरण की हो। अब ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे जंगलों में जो कुछ भी है, हर तरह का पेड़ पौधा, हर तरह का जानवर, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, ये सब मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ये विविधता ही हमारे जंगलों की असली दौलत है। अब भारत के जंगलों का ये जो बंटवारा है ना, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, जो बहुत घने जंगल हैं, मतलब जो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमारे देश के कुल एरिया का बस 4.66% ही है। ये हिस्सा छोटा जरूर है, लेकिन बेहद कीमती है। हाँ, एक बात और समझनी जरूरी है कि सारे जंगल एक जैसे नहीं होते। सरकार इन्हें अलग अलग तरह से मैनेज करती है। आधे से ज्यादा जंगल आरक्षित यानी रिजर्व्ड हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ किसी भी तरह की इंसानी गतिविधि या शिकार पर पूरी तरह पाबंदी है। दूसरी तरफ है रक्षित यानी प्रोटेक्टेड जंगल, जो करीब 1/3 हैं। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को कुछ छूट दी जाती है ताकि उनकी जरूरतें भी पूरी हों और जंगलों की सुरक्षा भी बनी रहे। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास ये खजाना कितना बड़ा है, लेकिन अब बात करते हैं उस संकट की जिसने इस पूरी विरासत को ही दांव पर लगा दिया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि हमारे जंगलों पर क्या गुजरी है। सिर्फ 30 साल के अंदर सोचिए, सिर्फ 30 साल में खेती और बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल हमेशा हमेशा के लिए काट दिए गए। पूरे के पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया। और ऐसा नहीं है कि ये खतरे अब खत्म हो गए हैं। आज भी हमारे जंगली जानवर कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। एक तरफ उनके घर यानी जंगल लगातार छोटे होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ शहरों का प्रदूषण, फैक्ट्रियों का धुआं उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहा है। और इन सबके ऊपर पैसों के लालच में उनका अवैध शिकार तो आज भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलता है कि कौन सा जानवर खतरे में है? इसके लिए दुनिया भर में एक ऑफिशियल किताब है जिसे कहते हैं रेड डेटा बुक। सीधी भाषा में कहें तो ये उन जानवरों और पेड़ पौधों की लिस्ट है जो खत्म होने की कगार पर हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए, कैसे कानून और प्रोजेक्ट्स के जरिए एक सुरक्षा का ढांचा तैयार किया गया। देखिए, IUCN नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जानवरों पर मंडरा रहे खतरे को अलग अलग लेवल में बांटती है। ये एक तरह का वार्निंग सिस्टम है। सामान्य मतलब सब ठीक है, सुभेद्य मतलब खतरा बढ़ रहा है, सावधान हो जाओ। संकटग्रस्त का मतलब है कि हालत बहुत खराब है और प्रजाति विलुप्त होने के करीब है, जैसे हमारा काला हिरण। और लुप्त मतलब वो प्रजाति उस इलाके से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जैसे भारत से एशियाई चीता। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया, प्रोजेक्ट टाइगर। ये 1973 में तब शुरू हुआ जब हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ विलुप्त होने की कगार पर था। इसका मकसद सिर्फ बाघ को बचाना नहीं था, बल्कि उसके पूरे घर यानी जंगल को बचाना था। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1827। 1973 में हमारे पूरे देश में सिर्फ इतने ही बाघ बचे थे। सोचिए, एक वक्त था जब 50,000 से ज्यादा बाघ थे। ये वो पल था जब हमें लगा कि हम अपना राष्ट्रीय पशु खोने वाले हैं, और तभी एक बहुत बड़े एक्शन की जरूरत महसूस हुई। और उस एक्शन का नतीजा वाकई कमाल का था। सिर्फ 15-16 साल के अंदर नए टाइगर रिजर्व बनाए गए, शिकार पर सख्ती हुई, और इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि बाघों की आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। ये इस प्रोजेक्ट की एक शानदार कामयाबी थी।
प्रोजेक्ट टाइगर तो एक मिसाल है, लेकिन भारत की असली ताकत है ये पूरा नेटवर्क। हमारे पास 85 नेशनल पार्क्स हैं जो एकदम अनटच रखे जाते हैं। 448 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं जो जानवरों के लिए महफूज घर की तरह हैं, और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम होता है। लेकिन कहानी सिर्फ सरकारी कोशिशों की नहीं है। संरक्षण की कुछ सबसे असरदार और दिल छू लेने वाली कहानियां जमीन से निकली हैं, जहां आम लोगों ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है चिपको आंदोलन। 1972 में हिमालय के गांवों में जब पेड़ काटने के लिए ठेकेदार पहुंचे तो वहां के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, उन्हें रोकने का एक ऐसा तरीका अपनाया जो दुनिया भर में मिसाल बन गया। उन्होंने क्या किया? वे सचमुच में पेड़ों से लिपट गए। उन्होंने अपने शरीर को पेड़ों और कुल्हाड़ियों के बीच एक ढाल बना दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक पैगाम था कि ये पेड़ हमारी जान है। इस एक कदम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और ये जज्बा सिर्फ एक आंदोलन तक नहीं रुका। राजस्थान के अलवर में तो 5 गांवों ने मिलकर एक कमाल ही कर दिया। उन्होंने 1200 हेक्टेयर जंगल को खुद ही एक सैंक्चुरी घोषित कर दिया। नाम रखा भैरव देव डाकव सैंक्चुरी। अपने नियम बनाए, शिकार रोका और बाहरी लोगों को जंगल को नुकसान पहुंचाने से रोका। ये दिखाता है कि जब लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने कामयाब क्यों होते हैं? वजह सीधी है। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं है। उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी, उनकी पूजा पाठ, उनका सदियों का ज्ञान, सब कुछ इन जंगलों से जुड़ा है। इसीलिए वो इसकी रक्षा अपने घर की तरह करते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, ये जो हमारी अनमोल विरासत है, ये जंगल, ये जानवर, इनको बचाने की जिम्मेदारी असल में है किसकी? क्या सिर्फ सरकार की, या उन समुदायों की जो जंगलों में रहते हैं, या फिर ये हम सब की साझी जिम्मेदारी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।